Have you ever wondered about how the repetition of day, night, and again day occurs? How the seasons come, winter, summer, and the rain. How the 7 colors in rainbow comes. How stars in our sky twinkles, or why the color of sky is blue. All these questions makes you to feel wonder about the nature? If yes, then let's discuss about the reason behind all these events. हेलो प्यारे बच्चों, वेदीफाई लेके आया है नीट 2022 के लिए मोस्ट एडवांस्ड कोर्स बिल्कुल 3D एनिमेशन के साथ, ताकि आप हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सको यूजिंग द हेल्प ऑफ आवर 3D एनिमेशन वीडियोस। ठीक है बेटा, तो अपना जो कोर्स है वो है नीट 2022 के लिए, और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो कैसा है, मोस्ट एडवांस्ड कोर्स है। हम इसे मोस्ट एडवांस्ड कोर्स क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि हम यूज करने वाले हैं 3D एनिमेशंस। यस, आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये मोस्ट एडवांस्ड कोर्स है तो इसकी फी क्या होने वाली है बेटा, क्योंकि आपको पता है लाइफ के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है। सो ऑफ कोर्स आवर कोर्स इज नॉट फ्री। हमारा कोर्स भी बिल्कुल फ्री नहीं है। इनफैक्ट हमारा कोर्स है मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है नीट 2022 के लिए। अब बेटा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको लग रहा होगा कि सर कितना चार्ज करोगे आप, तो मैं कितना चार्ज करूंगा, क्या फी रहेगी, उससे पहले आपको समझना होगा कि हमारे कोर्स के फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो कोर्स फीचर्स की बात करें तो बेटा हमारे लेक्चर्स में होगा कंप्लीट 2D एंड 3D क्लासेस। 2D क्लासेस होंगी बेटा हमारे को, जितना भी हम डेरिवेशंस पार्ट देखेंगे, जो न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि बेटा जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो हमारा 2D होगा, यानी कि हम फ्लैट पैनल अपन यूज करेंगे। और 3D एनिमेशंस हम यूज करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स होंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स होंगे उन सभी को हम दिखाएंगे 3D एनिमेशंस के साथ बेटा। तो यहाँ से आपको विजुलाइज करना हो जाएगा आसान, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। साथ में आपको हर एक क्लास के साथ आपको मिलेंगे PDF नोट्स। यस, PDF नोट्स आपको मिलेंगे ताकि आप पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर सको। आप एग्जाम टाइम के लिए आप उन नोट्स को संभाल कर रख सकते हो, ताकि ड्यूरिंग द एग्जाम या बिफोर द एग्जाम यू कैन प्रिपेयर एट योर बेस्ट लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। उसके बाद हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे MCQs बेटा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा लेवल क्या है, हमें हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना ज़रूरी है। तो उस स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। लेकिन बेटा एक एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको तभी महसूस हो सकता है जब आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो हमारे कोर्स में आपको क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। साथ में आपको मिलेंगे लाइव डाउट सेशंस। यस, हम हर एक बच्चे के जो डाउट्स हैं, जो क्यूरियोसिटी जो है बच्चे की, उनके आंसर करेंगे बिल्कुल लाइव सेशंस के अंदर। तो ये हमारे कोर्स के फीचर्स हो गए बेटा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कोर्स कैसा है बेटा, मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स ऑफ इंडिया। तो हम बेटा क्या चार्ज करने वाले हैं? क्या 10,000, क्या 20,000, क्या 50,000 या 1,00,000 रुपए? बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पैसा है ना, जो मनी जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो इससे भी महंगी चीज क्या हो सकती है जो हम चार्ज करने वाले हैं। तो हम इस कोर्स के लिए आपसे क्या चार्ज करेंगे बेटा? हमें आपसे 3 चीजें चाहिए बेटा। हमें आपसे चाहिए अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर। जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हो, जितनी देर आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको फुल्ली अटेंशन देना है। जितनी देर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्टडी को फुल्ली अटेंशन आपको देना है बेटा। दूसरी चीज हमें आपसे चाहिए डेडिकेशन, बिकॉज बेटा डेडिकेशन देता है डायरेक्शन। डेडिकेशन से क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है किसी भी चीज को करने के लिए, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डेडिकेशन ही क्या देता है? आपको डायरेक्शन देता है। और आपको पता है बेटा डायरेक्शन के बिना लाइफ ही क्या है? अधूरी है। जैसे बेटा एक रेस हो रही है और रेस के अंदर एक रेसर है जो सबसे तेज दौड़ता है बेटा, सबसे फास्ट वो रन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रेस हार जाता है। क्या आप बता सकते हो कि वो रेस क्यों हार गया?
क्योंकि बेटा वो गलत डायरेक्शन में दौड़ा, वो गलत डायरेक्शन में दौड़ा, उसे फिनिश लाइन की तरफ दौड़ना था लेकिन वो गलत डायरेक्शन में दौड़ा। तो डायरेक्शन बेटा लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? आपका डेडिकेशन। तो डेडिकेशन हमें चाहिए होगा बेटा आपसे। तीसरी चीज हमें चाहिए होगी बेटा आपसे डिसिप्लिन। अगर मेरे से कोई कहे कि आप एक सिंगल वर्ड के अंदर सक्सेस की बताइए, कि सक्सेस अगर किसी इंसान को चाहिए, किसी भी फील्ड में चाहिए, तो सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट थिंग फॉर द सक्सेसफुल लाइफ? तो मैं कहूंगा बेटा डिसिप्लिन। तो तीसरी हमें चीज आपसे क्या चाहिए? डिसिप्लिन। तो बेटा हम आपसे सिर्फ 3 चीजें चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं बेटा आपसे? हमें आपसे चाहिए अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास एंड ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी। दूसरा हमें चाहिए बेटा आपसे डेडिकेशन, क्योंकि अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा बेटा तो हम कभी भी अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे बेटा। आपका गोल और हमारा गोल कनेक्ट हो गया है, ये समझ के चलिए बेटा। नीट क्रैक करना सिर्फ आपका ही गोल नहीं है, आपके टीचर का भी गोल है। तो हम साथ मिलकर अपने उस गोल तक पहुंचेंगे। उसके लिए मुझे आपका डेडिकेशन चाहिए, और मेरी तरफ से मैं अपना 100% डेडिकेशन आपको देने वाला हूं। तीसरी चीज बेटा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा आपसे डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन ही है जो हमारे मन कभी कभी इधर उधर भटक जाता है बेटा, तो भटकते हुए मन को रोकने का काम कौन करेगा बेटा? डिसिप्लिन। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसको आप याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपका है एड। ए से क्या बन रहा है बेटा? अटेंशन। डी से क्या बन रहा है? डेडिकेशन। डी से क्या बन रहा है? डिसिप्लिन। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है, ताकि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाए, आपकी लाइफ के अंदर नीट 2022 का पॉजिटिव रिजल्ट ऐड हो जाए, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैक हो जाए। तो बेटा ये हमें चाहिए आपसे, किसके बदले? हमारे 3D एनिमेटेड कोर्स के बदले। हमें आपसे एक पैसा नहीं चाहिए बेटा, कंप्लीट कोर्स फ्री होने वाला है। ठीक है बेटा? तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स के ऊपर, और हम आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि देखो, दिन और रात, डे और नाइट का रिपीटेशन कैसे होता है बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डे और नाइट रिपीट होने लग जाते हैं। ओशियंस के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से टाइड्स उठती हैं। ठीक है, रात के टाइम में ज्यादा टाइड्स होती हैं। ठीक है, आपने वोल्केनो देखे होंगे, फिल्मों में तो देखे होंगे, अगर रियल लाइफ में भी नहीं देखा है, वोल्केनो देखा होगा। तो उनके पीछे का साइंस क्या है बेटा? एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी कैसे चल रही है? क्या रीजन है? क्या है जो उसको चला रहा है? तारे टिमटिमाते हैं, कैसे टिमटिमाते हैं? बारिश के टाइम में बेटा आपने देखा होगा रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो वो 7 कलर्स कहां से आ रहे हैं? इन सबको अपन क्या कर रहे हैं? जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, क्या हमारे अंदर उनको जानने की क्यूरियोसिटी है? यस, हमें जानना है। हमें जानना है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर सीजन्स कैसे चेंज हो रही हैं, सर्दी गर्मी फिर बारिश का मौसम कैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, कैसे बार बार दिन रात और दिन, डे नाइट एंड डे, ये कैसे अपने आप को रिपीट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो इन सबको जानने की अपन कोशिश कर रहे हैं, और बेटा इन सबको जानना ही क्या है? साइंस है। इन सब चीजों को जानना, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज लेना ही क्या है? साइंस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमें कोई भी चीज के बारे में अगर पता करना है, हमें अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो वो क्या है बेटा? साइंस है। यस, हम कह सकते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे आसपास जितने भी जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे कि द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है, द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, हर साल सर्दी गर्मी और बारिश, कभी ऐसा होता है क्या कि ये टल गए हो, कि एक साल में गर्मी आया ही नहीं हो, गर्मी का मौसम ही नहीं आया हो? क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। इक्लिप्स, इक्लिप्स कैसे बनते हैं? सोलर इक्लिप्स कैसे आता है? ठीक है, टाइड्स, ओशन के अंदर जो टाइड्स उठ रही हैं, उनका कोज क्या है? क्या रीजन है उनके पीछे? वोल्केनोज, रेनबो के अंदर 7 कलर्स कहां से आए? या फिर स्काई ब्लू क्यों है? स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? वाई? स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? नाइट में आपने देखा कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो कैसे चमक पा रहे हैं वो? या अगर एप्पल गिरता है
किसी भी लेवल से अगर मान लो इवन अगर मैं ये मार्कर है अगर मैं इसको भी छोड़ता हूं तो ये नीचे ही आ रहा है, तो बेटा ये नीचे क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? इन सबको जानने की कोशिश करना, इन सबको जानने की कोशिश करना ही बेटा क्या है, साइंस है। ये सब क्या है बेटा, क्या नेचुरल फिनोमिना है? यस, क्योंकि नेचर के अंदर हो रहे हैं। तो क्या नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानना ही साइंस है? यस, इनके बारे में ही जानना ही साइंस है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम नो कर रहे हैं। और इसके लिए बेटा जो ग्रीक वर्ड जो आता है, इसके लिए जो बेटा ग्रीक वर्ड आता है वो क्या आता है, सिंटिया। इसके लिए ग्रीक वर्ड क्या आता है बेटा, सिंटिया। और सिंटिया के लिए जो बेटा इंग्लिश वर्ड जो है वो है हमारे पास साइंस। तो क्या साइंस का मतलब जानना हो गया? यस, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में नॉलेज रखना ही क्या है, साइंस है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बेटा, साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट साइंस इज नथिंग बट टू नो अबाउट द नेचुरल फिनोमिनाज। जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके बारे में जान सके कि इनके पीछे का राज क्या है, क्या राज है इनके पीछे का। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, द वर्ड साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब सिंटिया। कहां से आया है बेटा, ये लैटिन वर्ब है सिंटिया, ठीक है। और इस सिंटिया का मतलब क्या होता है बेटा, टू नो, यानी कि जानना, किसके बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानने को ग्रीक के अंदर या लैटिन के अंदर अपन क्या कहेंगे, सिंटिया। और इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आ गया बेटा, साइंस। क्या आ गया, साइंस। तो क्या हम साइंस को ये कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिनाज? यस, साइंस क्या है, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको समझने का एक ट्राई है, एक अटेम्प्ट है हमारा कि हम उनको समझें कि इनके पीछे का राज क्या है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, कि जितने भी नेचर के अंदर हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दिन और रात हो रहे हैं, चाहे ओशियंस के अंदर टाइड्स हो गई, चाहे वोल्केनो हो गया, चाहे रेनबो के 7 कलर्स हो गए, उन सब के पीछे का राज क्या है, उनके पीछे का कारण क्या है, वाई एंड हाउ का आंसर ही कहां है, साइंस के अंदर है। वाई एंड हाउ का आंसर ही कहां पे है बेटा, साइंस के अंदर है। तो मैं साइंस को क्या कह सकता हूं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, कि जितनी भी नेचर के अंदर चीजें हो रही हैं उनको जानने की कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, उनको समझने की कोशिश करना ही क्या है, साइंस है। लेकिन बेटा यहां पे आप एक वर्ड देखोगे ध्यान से, तो ये है सिस्टमैटिक। हर एक वर्ड की बेटा अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक अटेम्प्ट का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ अटेम्प्ट क्यों नहीं लिख दिया, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ही क्यों लिखा, क्योंकि साइंस में बेटा हम हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से ही चीज़ों को जान सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से ही चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे बेटा मान लो आपने कहानी सुनी होगी ना न्यूटन की, कि एप्पल जो है वो ट्री से नीचे गिरा और न्यूटन ने देखा कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो क्या न्यूटन ने जब एप्पल नीचे गिरा तो उठा के उसको खाकर एक्सपेरिमेंट किया क्या? नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं आता। सिस्टमेटिक का मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए चीजों को समझने का, एक तरीका होना चाहिए बेटा। तो न्यूटन ने क्या एप्पल को खाकर अपना लो दिया कि नहीं, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वापस से एप्पल को हाथ में उठाया होगा और वापस से छोड़ दिया होगा। जब एप्पल वापस से गिरा होगा तो उन्होंने देखा होगा देखो ये वापस नीचे चला गया। तो बेटा एक सिस्टम है। जैसे बेटा जब अपन चाय बनाते हैं, जैसे अपन चाय बना रहे हैं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वाटर बॉईल करते हो, उसके अंदर फिर आप टी लीव्स ऐड करोगे, फिर जिंजर ऐड करोगे, फिर आप उसके अंदर मिल्क डालोगे एंड फाइनली आप उसके अंदर शुगर ऐड करोगे। क्या चाय बनाते टाइम हम सबसे पहले शुगर ऐड कर सकते हैं क्या? सबसे पहले कंटेनर में शुगर डाल दी, उसके बाद हम दूध डाल रहे हैं, उसके बाद जिंजर डाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, तो क्या चाय अच्छी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो एक ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप नेचुरल फिनोमिना को समझने का ट्राई कर रहे हो तो एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है बेटा। साइंस क्या होता है? एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि बेटा साइंस क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो हमारा जो मोटिव है वो क्या है? फिजिक्स को समझना कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में जैसे बेटा अपन किसकी बात करें, हम फिजिक्स के अंदर बात कर सकते हैं डे नाइट के रिपीटेशन की, कि डे नाइट के रिपीटेशन का कोज क्या है,
या फिर कोई भी चीज़ जब अपन ऊपर से छोड़ रहे हैं तो जब नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं सोलर इक्लिप्स की, या फिर हम बात कर सकते हैं कि टाइड्स जो है ओशियन के अंदर, उनके पीछे का कॉज क्या है। या फिर हम बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल कि हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम के अंदर बोब को हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया और हमने उसको छोड़ दिया। अब ये क्या करने लग जाती है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाती है, मतलब एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे किधर जा रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। तो ये जो मोशन कर रहा है ये किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में, यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है। ये सब चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते हैं बेटा, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स भी साइंस का एक स्ट्रीम है, तो फिजिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं नेचुरल फिनोमिनास की बात कर रहे हैं कि नेचर के अंदर हमारे आसपास, इनकी नॉन लिविंग थिंग्स की मोस्टली अपन बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की अपन बात करेंगे। तो नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनके पीछे का राज क्या है, क्या कोज है, वाई एंड हाउ का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या हम फिजिक्स को बेटा नेचुरल साइंस कह सकते हैं क्या, यस। क्या हम फिजिक्स को नेचुरल साइंस कह सकते हैं क्या, यस। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम फिजिक्स को कह सकते हैं नेचुरल साइंस। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी एक साइंस ही है। और हम किसकी बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जितने भी नेचर के अंदर फिनोमिना हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, नेचुरल साइंस कह सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हम इसके लिए भी हम बात करें कि भाई इसके लिए ग्रीक वर्ड क्या रहा होगा और किस तरीके से जो है फिजिक्स वर्ड आया, तो फिजिक्स जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आता है। किससे आता है बेटा, फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है बेटा, नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिजिक्स के अंदर नेचर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम बेटा, नेचर की स्टडी करते हैं। इसीलिए हम फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। और फिजिक्स के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है बेटा, फ्यूसिस। वो क्या है बेटा, फ्यूसिस। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि भाई ग्रीक वर्ड क्या है और उसका मतलब क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन नोट करना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, दैट वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक। बेटा ये जो लिखा हुआ है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ही मैंने लिखा है, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे, क्या है ये है फ्यूसिस बेटा। क्या है ये, फ्यूसिस, ठीक है, ये है फ्यूसिस। और इसका मतलब क्या है बेटा, नेचर। तो इसका मतलब फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, फिजिक्स को हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल साइंस कह सकते हैं। तो बेटा नेचर की जब अपन बात करते हैं, नेचर के अंदर क्या क्या आ गया, नेचर के अंदर कोई भी मास आ गया, ठीक है भाई। जैसे मैं हूं तो मेरा भी एक मास है, ठीक है। ये मार्कर है, इसका भी एक मास है, आपका भी एक मास है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उसका भी एक मास है, ठीक है। स्पेस हो गया, ठीक है। टाइम, फिजिक्स के अंदर टाइम तो बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। टाइम तो अपन मेजर करते हैं, जैसे अपन ने किसकी बात की, सिंपल पेंडुलम की बात की। तो सिंपल पेंडुलम ने अपने क्या कहा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। या फिर डे और नाइट का टाइम कितना होता है, ठीक है। तो टाइम हो गया, एनर्जी हो गई। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं नेचर के अंदर, जैसे मास हो गया, एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया और टाइम हो गया, इन चारों के बीच का बेटा जो इंटरेक्शन है कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर स्पेस और टाइम में क्या रिलेशन हो सकता है, इन चारों के बीच का जो इंटरेक्शन है बेटा वही हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज कॉन्सर्न्ड विद द इंटरेक्शन बिटवीन मास, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, यस हम कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट फिजिक्स इज कॉन्सर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम, ठीक है। बेटा मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग which occupies space and have mass, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। तो एनर्जी, मैटर, स्पेस और टाइम के बीच के इंटरेक्शन कहाँ पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फिजिक्स, यहाँ पे इट किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, फिजिक्स के लिए। फिजिक्स इज कॉन्सर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, मैटर, स्पेस
एंड टाइम। क्लियर है बेटा? यस। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक मेथड की। फिजिक्स के अंदर बेटा कोई भी जब लॉ आता है या कोई भी जब थ्योरी आती है, कोई मॉडल आता है, तो उसको जनरेट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिसिस्ट को किस किस लेवल से गुजरना होता है। तो बेटा अगर मैं कहूँ ना, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग observing and predicting। साइंस या फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। अगर मान लो न्यूटन अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकले होते और कभी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे नहीं होते, तो क्या वो कहानी आज हमारे पास होती? क्या नहीं होती? या शायद ये भी हो सकता है कि न्यूटन कभी ग्रेविटेशन लॉ ही नहीं दे पाते। समझ रहे हो? तो अगर आप अपने बिस्तर से ही नहीं उठोगे, सर्दी लग रही है, रजाई में बैठे रहते हैं, आप अपने बिस्तर से ही नहीं निकलोगे, आप अपने चारों तरफ की चीज़ें ही नहीं देखोगे, तो क्या हम कोई फिजिक्स का लॉ या कोई भी लॉ दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लोर ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्जर्विंग। उसके बाद देखो भाई, क्या एप्पल को गिरते हुए सबसे पहले न्यूटन ने देखा? क्या देखा? तो बहुत सारे लोगों ने होगा, लेकिन उसको ऑब्जर्व किसने किया? न्यूटन ने किया कि हाँ इसमें कुछ अलग है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने एक क्वेश्चन रख दिया बेटा, वाई, कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इसके लिए उन्होंने वाई रख दिया। और नीचे ही क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या रीजन है, इसके लिए उन्होंने रख दिया हाउ। और इन दो क्वेश्चंस के जवाब देने के दौरान ही उन्हें क्या मिला? ग्रेविटेशनल लॉ मिला बेटा। तो सबसे पहले हमें एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद हम प्रेडिक्शन देंगे, हम कोई मैथमेटिकल मॉडल देंगे जैसे न्यूटन ने दिया। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ दिया, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन लॉ दिया, कोई मॉडल देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये कब तक वैलिड है, आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो हम उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे कि हाँ भाई आपका जो ये फिनोमिना हो रहा है, जो हमने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने कहा कि जो ये एप्पल गिरी, इसके बारे में मैंने ऑब्जर्वेशन किया और मैं एक मॉडल दे रहा हूँ, और इससे आप पूरे के पूरे इस फिनोमिना को समझ सकते हो। ये प्रेडिक्शन उन्होंने कर दिए। तो आपको पता है मैकेनिक्स के जो लॉज हैं, आपने न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है बेटा 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर। तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, क्या हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिलेट कर सकते हैं? क्या यस। अगर हमें प्रेजेंट में किसी गाड़ी की स्पीड पता है, किसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, तो क्या हम बता सकते हैं कि 1 घंटे बाद ये कहाँ होगी? यस, बता सकते हैं फिजिक्स के रूल्स यूज करके। क्या हम ये बता सकते हैं क्या कि ये 1 घंटे पहले कहाँ थी? यस, ये भी बता सकते हैं अगर उसकी स्पीड हमें पता है तो इसका मतलब फिजिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट कर देता है बेटा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि आपके पास कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। और जो बेटा इक्वेशन है ना, जो आपको बहुत सारे इक्वेशन लगते हैं फिजिक्स के अंदर, ये बस मुट्ठी भर इक्वेशंस हैं। आप कभी सोचो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है बेटा, कितना बड़ा यूनिवर्स है। अपन तो देखो पीके के अंदर डायलॉग है ना कि अपन तो एक छोटे से गोले के, छोटे से शहर के, छोटे से मोहल्ले के, छोटे से घर में रह रहे हैं। सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है, और पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझाने के लिए फिजिक्स ने क्या दिए हैं? इक्वेशंस दिए हैं, लॉज दिए हैं, रूल्स दिए हैं। तो अगर बेटा आप पूरे के पूरे यूनिवर्स का साइज देखोगे ना, तो उसके हिसाब से तो जो फिजिक्स के लॉज हैं वो मुट्ठी भर ही हैं। समझ रहे हो? यानी कि जस्ट थोड़े से लॉज, एक मुट्ठी भर लॉज पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझा रहे हैं। तो क्या इंटरेस्टिंग नहीं है बेटा? तो क्या हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी फिजिक्स से। बिल्कुल जीरो से अपन चीज़ों को लेकर चलेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे क्या होगा कि साइंस की बात करें या फिर हम फिजिक्स की बात करें, इसमें 3 चीज़ें जरूरी हैं, एक्सप्लोरिंग, ऑब्जर्विंग एंड प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक साइंटिफिक मेथड की क्या क्या लेवल्स होनी चाहिए, क्या क्या स्टेज होनी चाहिए।
तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो जब न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने वापस से एप्पल को उठाया और वापस से गिराया, फिर देखा हाँ ठीक है, फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की होगी, फिर वापस से एप्पल उठाया, वापस से उसको गिराया। या फिर आप सोचो कभी भी कोई जब लो दिया जाता है तो क्या एक ही बार ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं? क्या नहीं, मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। तब जाकर हम क्या कह सकते हैं कि हाँ अब हमारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं अपन उससे आगे कोई कंक्लूजन दे सकते हैं। क्योंकि एक बार तो कोई चीज़ रेंडमली भी हो सकती है, एक बार तो कोई चीज़ रेंडमली भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए बेटा कोई भी टेस्ट हो रहा है और किसी बच्चे के हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है। और मान लीजिए कभी उसके अच्छे नंबर आए, एक बार नंबर आ गए अच्छे, अगली बार देखा फिर उसके वही गंदे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब टीचर का डाउट क्या जाएगा कि इसने उस टेस्ट में भी चीटिंग की होगी। क्या की होगी? चीटिंग की होगी। क्या टीचर को ऐसा लगेगा कि इसने ईमानदारी से या ऑनेस्टी से काम किया उस टेस्ट में? नहीं। तो जब मल्टीपल ऑब्जर्वेशन आते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन जब रिपीट होते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है। तो अगर बच्चे की बार बार अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मतलब बच्चा अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, ठीक है। और बच्चे की गलती से एक बार नंबर आ गए और बाकी 10 टेस्टों में उसके नंबर 0 नंबर आ रहे, तो टीचर क्या सोचेगा? इसने एक टेस्ट में भी चीटिंग करके नंबर लाया है। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हमें क्या करने होंगे? ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करने होंगे? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, लेकिन सर कंट्रोल्ड वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बेटा जब भी आप कोई फिनोमिना देख रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो फिनोमिना आपने देखा वो दोनों रिलेटेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यस, रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे अगर एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तो न्यूटन क्या कर सकते? कोई और चीज लेकर गिराकर देख सकते हैं, लेकिन क्या एप्पल नीचे गिरा और एप्पल को उठाकर खाना क्या इस एक्सपेरिमेंट में कंसिडर किया जाएगा? क्या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो नेचुरल फिनोमिना से कैसे होने चाहिए? रिलेटेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिनोमिना कुछ है और एक्सपेरिमेंट आप कुछ कर रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक। उसके बाद आता है बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग मतलब अब क्या है? अब कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो न्यूटन ने क्या सोचा होगा कि भाई ये चीज नीचे आ रही है तो क्या इसको कोई नीचे खींच रहा है क्या? बोला हाँ कोई खींच रहा होगा तभी तो ये नीचे आ सकता है। तो ये क्या है बेटा? रीजनिंग। रीजनिंग है ये बेटा कि हाँ कोई इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? हम पहले उसके इस एस्पेक्ट की बात करेंगे कि जो अपन रीजनिंग यूज कर रहे हैं, जो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, वो कितना सही है, कितना रिलेटेबल है। तो कोई चीज नीचे आ रही है तो मतलब कोई इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट ही कर रहा है। रिपेल कर रहा होता तो क्या नीचे आती? नहीं। तो मतलब अट्रैक्शन ही हो रहा है। ये क्या हो गया बेटा? क्वालिटेटिव रीजनिंग हो गई। ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या आएगा कि ये जो अट्रैक्शन जो है ये कितना है, ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। यानी जब अपन नंबर्स की बात करने लग जाएं, किसकी बात करने लग जाए? जब नंबर्स की बात करने लग जाएं, जब हम मेजरमेंट पे आ जाएं कि भाई कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहेंगे। क्लियर? ठीक है। अब उन्होंने देख लिया कि ठीक है, अपना कॉमन सेंस यूज किया कि भाई चीजें नीचे आ रही, इसका मतलब कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, और कितना स्ट्रांगली जो है अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है वो भी उन्होंने अलग अलग जैसे हैवी ऑब्जेक्ट गिरा के उन्होंने देखे हों। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या आता है बेटा? मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब हमें कोई ना कोई तो इक्वेशन देनी पड़ेगी, कोई रूल तो देना पड़ेगा जिससे अपन उस फिनोमिना को समझ सकें। क्योंकि बेटा जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है बेटा। बिना लैंग्वेज के क्या कम्युनिकेशन आसान होता? क्या आप सोचो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप भी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें समझते हैं। ठीक है। आप कहोगे नहीं सर बोलना जरूरी थोड़ी है, साइन लैंग्वेज भी तो है। तो बेटा वो भी तो लैंग्वेज हुआ। जो बोल नहीं सकते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लैंग्वेज यूज करने से क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। अपन चीज़ों को दूसरा क्या कहना चाह रहा है उसको तुरंत समझ जाते हैं बेटा। तो वही चीज़ है। तो मैथमेटिक्स वही काम करता है, चीज़ों को
समझाने का काम करता है। तो उसके बाद क्या होगा, कोई मैथमेटिकल रूल आएगा, कोई इक्वेशन आएगी, यानी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हमें करनी पड़ेगी। और उसके बाद फाइनल स्टेज में क्या जाएगा बेटा, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फोल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, कि अब हमारी थ्योरी से क्या क्या प्रिडिक्ट अपन कर सकते हैं, हमने जो रूल दिया उस रूल से हम क्या क्या और चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी क्या है बेटा, वेरिफिकेशन, यानी कि कब तक वो सही है, कहाँ तक सही है, कब तक सही है, कहाँ तक सही है। फॉल्सिफिकेशन, कि अगर मान लो कभी ऐसी भी चीज़ हो सकती है क्या जब अपनी थ्योरी नहीं लगेगी, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि जब अपनी थ्योरी नहीं लगेगी। तो लास्ट में क्या देना होता है, एक तरीके से कंक्लूजन देना होता है कि भाई हमारा जो लॉ है ये कहाँ तक वेरीफाइड है, किस लिमिट तक वेरीफाइड है, और कहाँ जाकर ये फॉल्सिफिकेशन यानी कि गलत रिजल्ट दे सकता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक मेथड में बेटा हमारे पास 5 लेवल आ जाते हैं, 5 लेवल्स आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं आगे। कैन एनी लॉ ऑफ फिजिक्स बी क्वेश्चनड और रॉन्ग इन फ्यूचर, कि क्या फिजिक्स का कोई रूल गलत हो सकता है क्या फ्यूचर में, या उसको क्वेश्चन किया जा सकता है क्या, क्या उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है क्या? क्या मतलब आज जो लॉ सही है, क्या आज से 50 साल बाद जरूरी है कि वो सही ही होगा, क्या गलत हो सकता है क्या? यस बेटा, ऐसा हो सकता है। आज जो फिजिक्स के लॉ सही हैं वो फ्यूचर में गलत हो सकते हैं। पहले इसको बेटा एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? उसके बाद अपन इसको फिजिक्स के रूल से भी देखेंगे। जैसे बेटा मान लो आपको क्रिकेट नहीं खेलना आता, आपको क्रिकेट नहीं खेलना आता, आपको क्रिकेट के कोई भी रूल्स नहीं पता है, ठीक है सर नहीं पता, तो फिर आप क्या करते हो, आप एक क्रिकेट का मैच देखने चले जाते हो। अब आप क्रिकेट का 1 मैच देखते हो, 2 मैच देखते हो, 4 मैच देखते हो, 10 मैच देखते हो, तो क्या क्रिकेट की मैच देखते देखते क्या आप उसके रूल्स को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे? यस, आप समझ जाओगे कि जब जो बॉल है 3 स्टंप्स को क्या कर रही है, हिट कर रही है, तो बैट्समैन आउट हो जाता है, मतलब बैट्समैन को ग्राउंड छोड़कर बाहर आना पड़ता है। आपको एक रूल समझ में आ गया। आपको यह भी समझ में आ गया कि अगर बैट्समैन ने बैट से बॉल को हिट किया और बॉल डायरेक्ट बाउंड्री लाइन से बाहर आती है तो 6 रन स्कोर होते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आ रही है, ग्राउंड में पहले कहीं जंप करके फिर आ रही है, तो 4 रन स्कोर होते हैं। तो जैसे जैसे आप मैच देखते हो वैसे वैसे आपको रूल्स समझ में आने लग जाएंगे, नहीं आने लग जाएंगे? यस, समझ में आने लग जाएंगे। ऐसे ही बेटा फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स के अंदर भी क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं हम उनको देख देख कर ही सीखते हैं, हम उनको देख देख कर ही सीखते हैं। तो नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं वो हमने कैसे सीखे हैं, जितने भी फिजिक्स के लॉ आए हैं वो बेटा कैसे आए हैं, हमने देख देख के सीखा है, ठीक है? हमने उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब बेटा मान लो आपने 10 मैच देख लिए थे और आपने देखा कि जब भी बॉल स्टंप को हिट कर रही है, 3 विकेट्स को हिट कर रही है, तब बैट्समैन आउट होकर बाहर चला जाता है। लेकिन आप 11वां मैच देखने जाते हो और आप देखते हो कि बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉल स्टंप में लगी, बॉलर खुश भी हुआ, लेकिन एम्पायर ने बैट्समैन को आउट नहीं दिया, मतलब बैट्समैन आउट ही नहीं हुआ। तो आप सोचोगे यार ये कैसे हुआ? जब बॉल विकेट्स में लग रही थी तब तो बैट्समैन को आउट होना चाहिए था, और तब एम्पायर ने एक सिग्नल दिया कि जो बॉल है ये बेटा नो बॉल है। कैसी बॉल है? नो बॉल है। बोले नो बॉल क्या होती है? तो आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखाया गया कि बॉलर का जो पांव था वो लाइन से आगे आ गया, जिस लाइन से आगे नहीं आना चाहिए था। तो बॉलर का पांव क्योंकि लाइन से आगे चला गया, इसलिए बॉल कैसी बॉल हो गई? नो बॉल हो गई। और नो बॉल पर अगर बैट्समैन आउट हो जाता है तो उसको नॉट आउट दिया जाता है। तो आपकी रूल बुक के अंदर एक और रूल ऐड हो गया, नहीं हो गया? यस। पहले आपने 10 मैच तक क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था तो आपको ऐसा ही लग रहा था कि जब भी बॉल स्टंप को लगेगी बैट्समैन आउट हो जाएगा, लेकिन जैसे 11वें मैच में बॉल स्टंप पे लगी और बैट्समैन आउट भी नहीं हुआ, तो यहां से आपकी बुक के अंदर एक और रूल आपने ऐड कर लिया कि भाई नो बॉल की कॉन्सेप्ट भी होती है। तो बेटा फिजिक्स में भी ऐसा ही है। आज हमने कोई रूल दिया, कोई लॉ दिया, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके बारे में आज हमने देखा ही नहीं है, आज हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया है, आज हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब फ्यूचर में कोई भी फिजिक्स का लॉ गलत हो सकता है या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। क्लियर है? और एक और बेटा,
पूरी की पूरी साइंस कम्युनिटी के अंदर, पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, फिजिक्स सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसकी बात पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाए। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई जो अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि उसने कहा कि नहीं भैया ये रूल है और कोई से पूछेगा नहीं भाई क्यों। ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है। जो भी रूल देगा पहले एक्सपेरिमेंट से उसको करके दिखाएगा या फिर अपनी थ्योरी से चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिखाएगा, तभी रूल एक्सेप्ट होता है। वरना तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा तो क्या फिजिक्स का लॉ बना देंगे? क्या अपन नहीं बनाएंगे। तो ऐसी चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे उसने पहले कोई फिजिक्स का लॉ दे दिया हो, लेकिन जब भी वो नेक्स्ट लॉ देगा तो भी उसको बाकी साइंटिस्ट क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप पीएचडी की बात करते हो, रिसर्च की बात करते हो, तो वहाँ पे भी बेटा क्या होता है? क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट क्यों ना बन जाओ। जब भी आप एक नया लॉ दोगे तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फिजिक्स के लोग गलत भी हो सकते हैं फ्यूचर में, और फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको पूरी की पूरी अथॉरिटी हो कि वो हमेशा सही ही होगा। मतलब आप किसी भी इंसान से उसकी थ्योरी के बारे में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि दैट देयर इज नो फाइनल थ्योरी, क्योंकि कोई भी फिजिक्स का रूल 50 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद गलत हो सकता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। और दूसरी चीज, नो अनक्वेश्चनड ऑथोरिटी अमंग द साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट के अंदर ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है कि वो कोई थ्योरी देगा और उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको भी प्रूव करके दिखानी पड़ेगी अपनी बात को, अपनी थ्योरी को साबित करना पड़ेगा। इसके लिए बेटा आरपी फाइनमैन कहते हैं, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल इज योर थ्योरी, if it doesn't match with the observations, if it doesn't match with the experimental results, if it doesn't explain the natural phenomena, your theory is bullshit. फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितनी ब्यूटीफुल थ्योरी दी है, अगर आपकी थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करती है, ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती है, या फिजिकल जो फिनोमिना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो आपकी जो थ्योरी है वो कचरा है भैया, किसी काम की नहीं है। ये कौन कहते हैं? आरपी फाइनमैन कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अनक्वेश्चनड ऑथोरिटी नहीं। ठीक है बेटा? ठीक है, अब अपन चलते हैं कि अगर हम बात करें कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच रिलेशन क्या है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि बेटा अभी अपन एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझाया कि जो थ्योरी है, जो फिजिक्स के जो लॉज हैं, वो किस तरीके से फ्यूचर में इनवैलिड हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है बेटा। सबसे पहले जो अपना सोलर सिस्टम के बारे में बताया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी आई थी बेटा? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है बेटा कि सन जो है वो सेंटर पे है एक सर्कल के, और बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगा रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा बेटा? कोपरनिकस ने कहा। ये बात किसने कही? कोपरनिकस ने कही। और इस थ्योरी को अपन कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, कि सन कहाँ है? सेंटर पे है सर्कल के, और बाकी सारे प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बेटा उसके बाद टाइको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट आए, और इन्होंने बहुत कई सालों तक डेटा कलेक्शन का काम किया, प्लेनेट की पोजीशंस को कलेक्ट किया कि प्लेनेट कब कौन सी किस जगह पे है, किस टाइम पे है। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने डेटा कलेक्शन किया। इन्होंने क्या किया? डेटा कलेक्शन किया। लेकिन इतना सारा डेटा हो गया कि बेचारे कलेक्ट करते करते ही परलोक सिधार गए बिना कोई लो दिए। इन्होंने कोई लो बेचारे दे ही नहीं पाए। तो इसके बाद जो टाइको ब्राहे ने जो डेटा कलेक्ट किया था बेटा, इस डेटा को यूज करके केपलर ने, जोहान्स केपलर ने बेटा लॉज दिए, जो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। केपलर ने लॉ दिए, और उस लॉ के अंदर एक लॉ ये भी था कि जो प्लैनेट है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। कैसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो बेटा देखो, पहले कोपरनिकस की थ्योरी क्या थी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। लेकिन बाद में इसको बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा। क्या करना पड़ा कि ये भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं।
ठीक है। तो देखो फिजिक्स के लॉ टाइम के साथ क्या हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं। अच्छा, अब जरूरी ये है कि क्या हर बार पूरा का पूरा लॉ बदलना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है। कई बार थोड़े से मॉडिफिकेशन से काम चल जाता है और कई बार पूरे के पूरे लॉ को ही रिप्लेस करना पड़ता है। कई बार थोड़े से मॉडिफिकेशन से ही काम चल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या करना पड़ा कि ठीक है भाई रिवॉल्व तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें बेटा न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेटा, तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है बेटा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई रिलेशन ही नहीं है। कहाँ पर, जब आप हाई स्पीड पे चले जाते हो, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी आ जाएगी। जो STR होगा वो करेक्ट रिजल्ट देगा। तो एक तरीके से बिल्कुल नई थ्योरी आ गई STR, ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स जब आया तो जो क्लासिकल फिजिक्स था और जो मॉडर्न फिजिक्स था उनमें बेटा बहुत ज़्यादा फर्क है। तो बिल्कुल एक कंप्लीट थ्योरी है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपना जो लाइट जो है वो कैसा है, वेव नेचर का है। लाइट क्या है, जो लाइट आती है ना, सनलाइट जो आती है आपकी, वो वेव नेचर की है। ये बात कौन कहता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। लेकिन बेटा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जो लाइट है ना बेटा, वो पार्टिकल नेचर है। मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जैसे टॉफी का पैकेट होता है, जैसे इक्लेयर्स टॉफी का पैकेट, हाँ, ऐसे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो देखो एक कह रहा है कि वेव नेचर है और एक कह रहा है कि पार्टिकल नेचर है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हो गई। तो कई बार हमारे को थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और कई बार पूरी की पूरी थ्योरी को ही बदलना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी इनएक्यूरेसी आ रही है, कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं पुरानी थ्योरी से, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है बेटा। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिश्ता जो है बेटा बहुत ही अटूट है। और ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा फिजिक्स से टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कई बार टेक्नोलॉजी से भी फिजिक्स का राइज हो जाता है। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आती है, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, अपना सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। तो बेटा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब आपके बेटा क्लास 12th में आएगा। लेकिन आप इतना समझ रहे हो, जैसे आप मोबाइल फ़ोन, अगर आपने कभी टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन देखा हो तो उसके अंदर आपने चिप देखी होंगी, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी होंगी बेटा। तो वो जो डिवाइसेस जो बनती हैं बेटा, वो सब किससे बनती हैं, सेमीकंडक्टर से बनती हैं। किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज से क्या बन रहे हैं, आज के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो सब किससे बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप से बन रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स से क्या आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन टेक्नोलॉजी से फिजिक्स भी आती है क्या, यस। इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल है आपका हीट इंजन। कौन सा इंजन बेटा, हीट इंजन। तो क्या आपको पता है कि हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो पहले आ गया था। जो अपना स्टीम इंजन होता है ना बेटा, स्टीम इंजन, तो वो पहले बन गया था और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ बाद में आए। हीट क्या होता है ये पता ही नहीं था, हीट क्या होता है ये भी नहीं पता था, और अपन ने इंजन बना लिया था। तो हीट इंजन पहले बना था और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बाद में आए थे। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पहले आई और फिजिक्स बाद में आई, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स आ रही है, यहाँ पे फिजिक्स से बेटा टेक्नोलॉजी आ रही है। क्लियर है बेटा, हाँ। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी में तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, जैसे बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल से अपन क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी आज स्प्रे बनते हैं, ठीक है, आपने परफ्यूम वगैरह देखा होगा, तो परफ्यूम के अंदर जो स्प्रे कैसे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। जो बाइक होती हैं या फिर जो कार होती हैं, उन इंजन के अंदर कार्बोरेटर होता है बेटा। क्या होता है, कार्बोरेटर होता है। कॉन्सेप्ट सब अपन आगे पढ़ेंगे। तो कार्बोरेटर जो होता है वो भी किस पे काम करता है बेटा, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऐसे बेटा कई बार टेक्नोलॉजी से फिजिक्स भी आ जाती है, कि इंजन पहले बन गया था और थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स थे, जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज थे, वो बेटा बाद में आए हमारे। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब इनका जो रिश्ता है वो ये मान लो कि अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं शब्दों, बहुत ही गहरा रिश्ता है, गहरा प्यार है भाई, ठीक है। चलो
अब हम बात करते हैं बेटा डोमेन ऑफ साइंस की। तो बेटा साइंस के दो डोमेन होते हैं, एक होता है अपना मैक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा, यानी कि लार्ज। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा स्मॉल। कितना स्मॉल बेटा? बहुत ज्यादा स्मॉल, ये समझ लो आप, वेरी वेरी स्मॉल। मैक्रोस्कोपिक के अंदर बेटा अपन बात करते हैं जैसे गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, अपने प्लैनेटरी मोशन कि प्लैनेट किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ। सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है, या कोई गाड़ी चल रही है, अपन ह्यूमन वॉक कर रहा है, ठीक है, इन सब की अपन बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक रीजन में। और माइक्रोस्कोपिक रीजन में वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे हम अपन बात करेंगे एटॉमिक या फिर मोलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक या फिर मोलिकुलर साइज पर चले जाएंगे। एटम का साइज कितना होता है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा साइज है बेटा, माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इनको देखने के लिए स्पेशल जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एटॉमिक जब लेवल पर अपन चले जाएंगे, छोटे का मतलब ये नहीं है कि सर ट्रक के कंपैरिजन में देखें तो स्कूटर तो छोटा है, नहीं, ठीक है। तो छोटे का मतलब कितना छोटा? एटॉमिक या फिर मोलिकुलर साइज पर जब अपन चले जाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलेंगे। और जब अपन लार्ज स्केल पे बात करते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। जैसे अपन कार स्कूटर की बात कर रहे हैं, अपन प्लैनेट की बात कर रहे हैं, जितने भी कॉस्मोलॉजिकल प्लैनेट हैं उनकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कोई इवेंट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको अपन मैक्रोस्कोपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? that the macroscopic domain includes phenomena at the laboratory। लैब के अंदर लैब कैसी होती है? जैसे अपना रूम है, आपने स्कूल के अंदर लैब नहीं भी देखे तो लैब कैसी होगी? जैसे अपना रूम होगा। तो लैब के अंदर जितनी भी चीजें जो आपको आंखों से दिख रही हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? मैक्रोस्कोपिक डोमेन में ही आ जाएंगी। लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। टेरेस्ट्रियल यानी कि जब आप प्लेनेट लेवल पर आप जब चले जाते हो, और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आप अपने सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, आप गैलेक्सी की बात कर रहे हो, आप मिल्की वे की बात कर रहे हो, यानी कि बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स की जब अपन बात कर रहे होते हैं वहां तक। कहाँ से लेके? लेबोरेटरी से लेके। लेबोरेटरी के अंदर आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी आपको आंखों से दिख रहा है, जैसे मार्कर नीचे गिर रहा है, तो इसकी स्टडी मैं कहाँ करूंगा? मैक्रोस्कोपिक डोमेन में करूंगा। माइक्रोस्कोपिक में अपन किसकी स्टडी करेंगे बेटा? एटॉमिक या फिर मोलिकुलर लेवल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल की बात करेंगे। तो क्या है यहाँ पे? माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर लेवल ऑफ स्टडी, ठीक है। क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सब चीजें अपन क्या है क्लास 11th के अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एटम के अंदर आपको पता है ना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बेटा चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं बेटा? चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या हो गई बेटा? बात हो गई डोमेन ऑफ साइंस की, कि साइंस के कितने डोमेन्स हो सकते हैं। तो आज का जो अपना पहला लेक्चर है अपन इसको यहीं खत्म करते हैं। कल अपने लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्स से, कि फंडामेंटल फोर्स कितने हैं नेचर के अंदर। तो अपन स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो आज आपको जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आपको कमेंट्स के अंदर बताना है कि फोर्स क्या होता है, और आप फिलहाल जहाँ पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको ये बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, कि आप फिलहाल प्रेजेंट में कौन कौन से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मैं स्टूडियो के अंदर खड़ा हूँ बेटा, ये लेक्चर शूट जब मैं कर रहा हूँ तो मैं कौन कौन से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सब आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा हमारे फंडामेंटल फोर्सेस की, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा याद रखना है अपना फॉर्मूला एड, ए से अटेंशन, डी से डेडिकेशन और डी से डिसिप्लिन। बस हम वही चार्ज कर रहे हैं। तो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।